कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रांसजेंडर हड्डी को देखते हैं जो बता रहा होता है कि लोग किन्नरों से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन लोगों के पास वरदान होता है। उनका आशीर्वाद और उनका श्राप बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है उनका बदला। फिर कहानी जाती है 6 महीने के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक डेड बॉडी को लेकर उसे जलाने के लिए जा रहे थे। उन भीड़ में हड्डी भी होता है, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है और कहती है कि भट्टी खराब हो गया है, ट्रांसफार्मर जल गया है, इसलिए कहीं और ले जाओ जलाने के लिए। लेकिन हड्डी उस आदमी जो मर गया है उसके बेटे को भड़का देता है, जिससे वो पुलिस वालों से लड़ने लगता है। और मौका देखकर हड्डी अपने दोस्त मलखन के साथ उस बूढ़े आदमी के डेड बॉडी को चुरा कर वहां से चला जाता है। लेकिन किसी कारण के वजह से हर जगह पुलिस की नाकाबंदी लगी होती है और हड्डी का वो पीछा करने लगते हैं, पर दोनों किसी तरह बचकर भाग निकलते हैं। और टीवी पर न्यूज चल रहा होता है कि प्रयागराज में लाश गायब हो रहे हैं, शमशान से, बाकी जगहों से, और शायद इसी वजह से पुलिस शमशान पे घात लगाए बैठी हुई थी। हड्डी और उसका दोस्त मलखन ये सारे डेड बॉडीज को बेचने का काम करते हैं, लेकिन प्रयागराज में उनका काम अब चलने वाला तो है नहीं, इसलिए वो बस पकड़ के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही वो अपने दोस्त मलखन को मार देता है। अगले दिन हड्डी नोएडा पहुंच जाता है और हड्डी एक होटल में चाय पी रहा था और वहां न्यूज चल रहा था जिसमें इरफान रिजवी, जो किन्नर समाज के सपोर्ट में आवाज उठाता है, वो बता रहा होता है कि प्रमोद अलावत ने किन्नर समाज के लोगों को उनके ही घर से बेदखल कर दिया है। हड्डी जाता है इरफान के ऑफिस में और उसे चुपके से देखते ही रहता है। आधी रात में हम एक और आदमी चूना को देखते हैं जो ट्रांसजेंडर के भेस में पुलिस ऑफिसर के गाड़ी में होता है, और वो ऑफिसर उसे ट्रांसजेंडर समझ के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। चूना भी उससे लड़ने लगता है और लड़ाई में उसका बाल निकल आता है। जैसे वो पुलिस ऑफिसर चूना को मारने की कोशिश करता है, तभी वहां पर हड्डी पहुंच जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। और चूना का साथी जोगी भी वहां आ जाता है और दोनों मिलकर पुलिस की डेड बॉडी को यमुना में बहा देते हैं। अब दोनों हड्डी को अपने ठिकाने पर लेकर आते हैं जहाँ वो लोग रहते हैं, और उस जगह को सत्तू नाम का आदमी चलाता है। और वो हड्डी को देखकर पूछता है कि ये आदमी कौन है, जिस पर चूना और जोगी बताते हैं कि इसी आदमी ने उस पुलिस ऑफिसर को मारा। पर सत्तू कहता है कि अगर इंदर को पता चल गया वो हमें मार डालेगा, यहाँ सिर्फ हम लोग और कोई और नहीं रह सकते। चूना कहता है कि इंद्र को बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो सब हड्डी को एक कमरे में बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ इंद्र आता है और वो चूना, जोगी और सत्तू पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर इस आदमी को भी वहीं क्यों नहीं फेंका है। जिस पर सत्तू इंद्र से कहता है कि ये आदमी हमारे काम का है। इंद्र हड्डी को बहुत पिटवाता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ से है। हड्डी कहता है इलाहाबाद। इंद्र उसे पूछता है कि तो फिर यहाँ तुम क्यों आए हो। हड्डी कहता है आपके साथ काम करने के लिए, सकून भाई वाला काम करने के लिए। ये सुनकर इंदर उसे पिटवाना बंद करता है और हड्डी उसे कहता है कि मलखान ने बोला था यहाँ आने के लिए। इंद्र पूछता है कि मलखान कहाँ है, जिस पर हड्डी झूठ कहता है कि मलखान भाग गया। इंदर सकून भाई को कॉल करता है और उसे हड्डी के बारे में पूछता है, जिस पर सकून भाई कहता है कि हड्डी और मलखान मेरा इलाहाबाद वाला फैक्ट्री देखते थे, लेकिन वहाँ रेड पड़ गई और दोनों वहाँ से भाग के दिल्ली आ गए। इंद्र कहता है कि हड्डी मेरे पास है और वो मेरे लिए काम करेगा। इंद्र उससे पूछता है क्या हड्डी काम का आदमी है, क्योंकि वो नोएडा में अपना फैक्ट्री खोलने वाला है जिसमें प्रमोद भी शामिल होगा। सकून भाई उसे कहता है कि हड्डी तुझे 1 साल में माला माल बना देगा और तू उस पर भरोसा कर सकता है। इंद्र प्रमोद के असिस्टेंट विवेक से मिलता है और उसे बताता है कि वो नोएडा वाले फैक्ट्री को संभालेगा और बदले में वो चाहता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन में खड़ा हो, जिसके लिए वो प्रमोद का साथ चाहता है। विवेक उसे कहता है काम हो जाएगा। इंदर हड्डी से कहता है कि तुझे यह फैक्ट्री संभालना होगा, लेकिन इसके बारे में बाकियों से कहने की जरूरत नहीं है। विवेक इंदर से इलेक्शन में खड़े होने के लिए 5 करोड़ डिमांड करता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम कर देने के लिए, क्योंकि प्रमोद के बेटे सुनील का जन्मदिन है। और जब इंद्र नहीं मानता तो विवेक जाता है सत्तू भाई के पास और उसे कहता है पार्टी का इंतजाम कर देने के लिए। तो वहीं इंद्र और उसके गैंग मिलकर अपने क्लाइंट से पैसे लूटने में लगे रहते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करके और उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर। एक दिन इंद्र और हड्डी जाते हैं एक सेमिनार में जहां प्रमोद अलावत स्पीच दे रहे होते हैं और वो नोएडा को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, ट्रांसजेंडर को शहर से बाहर फेंकवाना पड़े वो भी करेंगे। स्पीच खत्म होने के बाद वहां बहुत सारे किन्नर आ जाते हैं और वो प्रमोद से सीधे सीधे बात करने की मांग करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया और बदले में उन्हें पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहां पर हड्डी आ जाता है एक
ट्रांसजेंडर के अवतार में, और वो उन हिजड़ों से लड़ता है और उन्हें रोकने के लिए प्रमोद उनकी लड़ाई के बीच में चला जाता है, जिससे उसके सिर पे चोट लग जाती है। प्रमोद को पता चलता है कि एक सेलिब्रिटी रिपोर्टर घोषवामी उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। इस पर वो बहुत खुश होता है और वो इंदर से कहता है कि उसे कहा गया था कि वो सारे ट्रांसजेंडर जो नहीं जाना चाहते उन्हें मार डालने के लिए, लेकिन इंदर ने ऐसा नहीं किया। फिर गुस्से में प्रमोद, इंदर और हड्डी पहुंचते हैं इरफान के ऑफिस में और प्रमोद इरफान को धमकाता है कि मेरे जमीन के मामले में मत पड़, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे मामले में टांग मत लड़ा। ये सब कुछ देखकर हड्डी को बहुत बुरा लगता है। अब वापस घर पर हड्डी सत्तू भाई के साथ बात कर रहा था कि इंसानों के बीच कौन सा रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है, पैसों का या फिर खून का। सत्तू भाई कहता है कि हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है, हमें रिश्ता उसी से बनाना पड़ता है। हड्डी उसे पूछता है कि आप इंद्र को कब से जानते हैं। वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें इंद्र रेवती अम्मा के साथ होता है और इंद्र को पहले से ही पता था कि वो एक किन्नर है। फिर जैसा कि तय हुआ था, सुनील का बर्थडे पार्टी मनाया जाता है, लेकिन उस पार्टी में प्रमोद का असिस्टेंट विवेक मर जाता है। उसने एक ड्रिंक पी लिया, शायद उसमें कुछ मिला हुआ था। अगले दिन जब प्रमोद को इस बारे में पता चलता है तो वो पहले तो अपने बेटे को बहुत डांट लगाता है कि उसे हमेशा पार्टी करने की जिद लगी होती है और वो पार्टी में ड्रग्स भी लाता है। इसके बाद वो सत्तू भाई को डांटता है कि विवेक के कहने पर उसे ये पार्टी अरेंज करने की क्या जरूरत थी। अब प्रमोद के लिए इतना कम नहीं था कि अब विवेक का बेटा गौरव प्रमोद से 10 करोड़ मांग रहा है और वो चाहता है कि इंद्र का आदमी जाकर विवेक के बेटे गौरव का मर्डर कर दे, जिस पर हड्डी कहता है कि मैं यह काम कर दूंगा। प्रमोद का ध्यान तब हड्डी पर जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें घर के अंदर जाकर मर्डर करना होगा, कर पाएगा? हड्डी जोश में कहता है कर दूंगा। उसके बाद वो विवेक के घर पहुंचता है एक ट्रांसजेंडर की तरह सज धज के, और वो अंदर गार्ड को एक कागज में लिख के देता है कि जहां विवेक की डेथ हुई थी वो भी उसी पार्टी में थी और उसे गौरव से मिलना है। और वो विवेक के बेटे गौरव को बताती है कि मैं तुम्हारे पापा की गर्लफ्रेंड थी, और उसे वो पार्टी वाला वीडियो देता है और झूठी कहानी उसके बेटे को सुनाने लगता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो हड्डी ही था जिसने ड्रिंक में कुछ मिलाकर प्रमोद के बेटे सुनील को वो देने वाला था, लेकिन विवेक आकर वो ड्रिंक पी जाता है और उसकी मौत हो गई थी। हड्डी अपने सिर से बाल हटा लेता है और विवेक के बेटे को धमकी देता है कि तुझे प्रमोद के ऊपर केस करना होगा और अगर तू इस केस से हटा तो मैं तेरी जान ले लूंगी। लेकिन हड्डी यहाँ तक आया है तो उसे गोली तो मारना ही होगा, वरना प्रमोद को पता चल जाएगा कि उसका प्लान कुछ और है। इसीलिए वो गौरव को गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हड्डी पर गोली चलाने लगते हैं जिससे हड्डी को गोली लग जाती है। वो बेहोश होने लगता है और हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जब हड्डी का सेक्स चेंज ऑपरेशन हुआ था और रेवती अम्मा उसका ख्याल रख रही थी, और हम देखते हैं कि उस समय इरफान और हड्डी एक दूसरे से प्यार करते थे। हड्डी अपने घर आता है तो रेवती अम्मा उसका ख्याल रखती है और हड्डी ऑपरेशन होने के बाद अपने नए शरीर में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि हड्डी जब अपने पापा के साथ रहता था तो दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और एक दिन एक बूढ़ी औरत हड्डी को रेवती अम्मा के घर लेकर आती है जहां और भी बाकी सारे किन्नर रहती थीं, और उन्हीं के साथ वो रहने लगा। फिर एक दिन उस कोठे में चूना और सत्तू आते हैं और रेवती अम्मा को धमकाते हैं कि प्रमोद इस जमीन पर अपना प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर देने के लिए। फिर पूरे धूमधाम से रेवती घर पर बहुचरा माता की पूजा रखवाती है, जिस पूजा में हड्डी भी शामिल होता है। तब उस समय हड्डी और मलखन सकून भाई के फैक्ट्री में काम किया करते थे और वहीं पहली बार वो इंद्र को देखा था। उस रात रेवती अपने घर पर सभी लोगों को हीरावन और मोहिनी की कहानी सुनाती है और बताती है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और युद्ध जीतने के लिए किसी अच्छे योद्धा की बलि देनी जरूरी थी जिसमें 32 खूबियां हों। पांडव के पास ऐसे 3 योद्धा थे, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और अर्जुन के बेटे इरावन। और इरावन को चुना गया, लेकिन उसने एक अजीब सी शर्त रखी कि वो कुंवारा नहीं मरना चाहता। लेकिन कोई लड़की उसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अगले ही दिन इरावन मर जाता। तभी श्री कृष्ण मोहिनी का रूप लेकर इरावन से शादी कर लेते हैं और पूरी रात मोहिनी इरावन की जीवन संगनी बनकर रहती है। अगले दिन इरावन का बलिदान हो गया और उसके बाद श्री कृष्ण अपने अवतार में आ गए और उन्होंने इरावन के बलिदान का बदला लिया। और ये कोठा रेवती अम्मा के परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए रेवती अम्मा अपने इस घर को प्रमोद को नहीं बेचने वाली। एक दिन हड्डी इरफान से बात कर रही होती है जिससे वो प्यार करती है
और कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए किसी और लड़की से शादी करके। लेकिन इरफान यहाँ साफ साफ कह देता है कि वो हड्डी को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन हड्डी को इस बात की चिंता है कि कहीं इरफान उसके लिए अपने करियर अपने फ्यूचर को ना छोड़ दे। हड्डी इरफान से साफ साफ पूछती है कि सोच लो, अगर तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती ना मैं तुम्हें वो खुशी दे सकती हूँ। तभी आजान का समय हो जाता है और इरफान एक अंगूठी निकालकर हड्डी को पहना देता है। अगले दिन जाकर दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर लेते हैं। लेकिन रेवती अम्मा कहती है कि शादी तो अग्नि के सामने ही होगी, तभी मैं इसे शादी मानूंगी, और जब इरफान अमेरिका से लौट आएगा तभी ये शादी होगी। फिर तभी वहाँ पर प्रमोद और इंद्र के लोग पहुंच जाते हैं और रेवती अम्मा हड्डी और इरफान को एक कमरे में जाने के लिए कहती है और उन्हें बंद कर देती है। रेवती अम्मा प्रमोद से मिलती है और प्रमोद बस यही चाहता है कि रेवती अम्मा डॉक्यूमेंट पर साइन कर दे और ये जमीन प्रमोद के नाम कर दे। लेकिन रेवती नहीं मानती और उसे कागज को जला देती है। प्रमोद कहता है मुझे पता था आप यही करेंगी। उसके बाद वो कुल्हाड़ी निकाल के रेवती अम्मा के गले पर वार करता है, जिससे उनका बहुत खून निकलने लगता है और वो वहीं मर जाती है। ये सब कुछ हड्डी और इरफान छत से देख रहे होते हैं और हड्डी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। प्रमोद हेडफोन लगा के गाना सुनने लगता है और उसके लोग यानी कि इंद्र, चूना, जोगी और बाकी सभी मिलकर वहाँ कोठे में जितने भी किन्नर होते हैं उन सभी को गोली मार के खत्म कर देते हैं। इरफान नीचे देखने की कोशिश करता है तो उसे भी एक गोली लग जाती है। फिर प्रमोद और उसके लोग चले जाते हैं। उसके बाद हड्डी नीचे आता है और वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसका पूरा परिवार मर गया। फिर हम उस सीन को देखते हैं जो हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, जब हड्डी शकुन भाई के पोते को मारने की धमकी दे रही थी और वो बताने लगती है कि कैसे श्री राम जी ने ऐसे लोगों को जो ना नर है ना नारी, उन लोगों को उन्होंने वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद शक्तिशाली होगा और उनका श्राप भयानक, और उससे भी भयावह होगा उनका बदला। इससे डर के शकुन भाई सब कुछ सच बता देता है कि आमतौर पर देखा गया है कि किन्नर जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होता। प्रमोद ने ऐसे ही जगह को निशाना बनाया और उन जगह को छोड़ने के लिए कुछ लोग मान गए, कुछ लोगों को डराना धमकाना पड़ा, लेकिन रेवती अम्मा नहीं डरी और उनके पूरे घराने को मार दिया गया। हड्डी शकुन के पोते को छोड़ देती है और हड्डी अपने बाल काट लेती है, जिसके बाद वो लौट आई है इंद्र, सत्तू और प्रमोद से बदला लेने के लिए। प्रमोद जाता है विवेक के बेटे गौरव से मिलने के लिए जो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर बताते हैं कि गोली दिल के नीचे से होकर निकली है। गौरव काफी लकी निकला और वो डेंजर से बाहर है, और भले ही गौरव का मेडिकल इंश्योरेंस है फिर भी प्रमोद उसके हॉस्पिटल का खर्चा उठाना चाहता है ताकि वो बाहर जाकर अपना इमेज अच्छा दिखा सके। प्रमोद इंदर को कॉल करता है और हड्डी के बारे में पूछता है और कहता है कि गौरव तो बच निकला। इंद्र कहता है कि अब क्या किया जा सकता है, हड्डी को भी तो गोली लगी है। हड्डी से मिलने के लिए इरफान आता है और हड्डी उसे बताता है कि वो उसका हड्डी ही है और वो यहाँ आया है रेवती अम्मा का बदला लेने के लिए, लेकिन वो प्रमोद को लीगल तरीके से हरा नहीं सकते। इंदर हड्डी को 50,000 देता है और उसे धमकी देता है कि अगर तू इलाहाबाद भागने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। ये सब कुछ सत्तू भाई चुपके से देख रहा होता है। उसके बाद हड्डी पुलिस ऑफिसर साठे को कॉल करता है और कहता है फैक्ट्री में मिलने के लिए। सत्तू भाई हड्डी का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे हड्डी पर शक हो रहा था कि वो यहाँ किस मकसद से आया है और उसे 50,000 क्यों मिले। जब गौरव ठीक हो जाता है तो वो हड्डी को कॉल करता है और पूछता है कि आप मुझे प्रमोद के बारे में सबूत देने वाले थे। फैक्ट्री में आकर हड्डी पुलिस ऑफिसर साठे से मिलता है और पुलिस ऑफिसर उससे डेड बॉडी खरीदने का डील करते हैं और कहते हैं कि अपने पुराने साथी मलकन के साथ मिलकर ये काम करने के लिए, जिस पर हड्डी कहता है कि मलकन तो रेड के बाद गायब हो गया। पुलिस ऑफिसर सोचने लगते हैं कि गायब हो गया या तूने गायब कर दिया, और अगर मलकन नहीं है तो इंदर के लोगों के साथ मिलकर ये काम कर, और वो वहां से चला जाता है। फिर सत्तू भाई वहां पहुंचकर हड्डी से पूछने लगते हैं कि आखिर तू यहाँ कर क्या रहा है और ये सारे डेड बॉडीज का क्या मामला है। हड्डी कहता है तो फिर चलो डेड बॉडी को काटते काटते तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। फिर वो बताने लगता है हड्डियों के धंधे के बारे में, और ये प्रमोद का बिजनेस है जो इंद्र संभालता है। जब इंसान मर जाते हैं तो उनके बॉडी का कोई काम नहीं रहता, लेकिन हड्डियाँ काम की चीज होती है। मेडिकल की पढ़ाई से लेकर मेकअप तक हर जगह हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है और इन हड्डियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है। और हड्डी ने ये बिजनेस इलाहाबाद में शुरू किया था, जहां वो शमशान और बाकी किसी जगह से डेड बॉडी को चुरा कर उनके मांस को गलाकर उनके हड्डी को साफ करके
प्रमोद या फिर किसी भी बड़े आदमी से होकर चीन या फिर कोरिया भेज दिया जाता था। फिर एक दिन इलाहाबाद में रेड पड़ गई तो वो भागते हुए दिल्ली आ गया। इसलिए प्रमोद के अंडर वो रहकर इंदर ने एक फैक्ट्री लगाया और उसके मैनेजमेंट के लिए उसने हड्डी को रखा और इसीलिए उसने हड्डी से कहा था किसी को इस बारे में नहीं बताने के लिए। फिर वो बताने लगता है कि कैसे हड्डियों को नाइट्रिक एसिड से गलाकर सारे मांस को निकाल लिया जाता है और हड्डियों को चमका कर उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और इन्हीं को बेचकर आज प्रमोद नोएडा का बादशाह बन गया है। सब कुछ जानने के बाद सत्तू भाई वापस अपने घर आता है और अपने साथियों को इंद्र के सच्चाई के बारे में बता देता है कि वो असली में प्रमोद को 5 करोड़ देने वाला है, बदले में वो इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है। और वो ये भी बता देता है कि वो हड्डियों का धंधा करता है और चूना और जोगी को ये भी बताता है कि तुझे पता है कि हड्डी का नाम हड्डी क्यों है, क्योंकि ये हड्डियों का बिजनेस खड़ा करने में लोगों की मदद करता है। हड्डियों से मांस निकालने में ये एक्सपर्ट है। सत्तू भाई इंद्र को मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है, लेकिन तभी प्रमोद इंद्र को कॉल करता है और उसे कहता है जल्दी से न्यूज देखने के लिए, जिसमें प्रमोद के बारे में बताया जा रहा था कि वो हड्डियों का स्मगलिंग करता है और प्रयागराज और बरेली में जितने भी डेड बॉडीज जब्त किए गए हैं उन सभी के पीछे प्रमोद के ही कंपनी का हाथ है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन गौरव अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पब्लिक कर चुका है। इस बात से प्रमोद काफी गुस्सा है और वो सोचता है कि इस बारे में दूसरों को कैसे पता चला। वो इंद्र से कहता है पता करने के लिए। इंद्र सौदा करता है कि इलेक्शन के टिकट के बदले में वो गौरव की जान लेगा। इंद्र इसके बाद अपना प्यार सत्तू भाई को दिखाने लगता है और कहता है कि तू 10 साल का था तब मैं तुझे रास्ते से उठाकर अपने घर लाया और तू मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने ये सब काम किया ताकि हम लोग थोड़े पैसे कमा सके। उसके बाद वो वादा करता है कि वो सभी को फैक्ट्री लेकर जाएगा। उसके बाद वो गौरव को मारेगा। फिर जैसे ही पुलिस प्रोटेक्शन में गौरव कोर्ट जा रहा था गवाही देने के लिए, इंद्र वहां जाकर गौरव को मार डालता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो हड्डी उसे मार डालता है। और ये सब कुछ पुलिस ऑफिसर साठे और हड्डी का प्लान ही था और वो बंदूक इंद्र के हाथ में पकड़ा देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने खुद को मारा है। यहाँ हमें पता चलता है कि चूना हमेशा से हड्डी के साथ था, क्योंकि हड्डी ने उसे पैसे का लालच देकर कहा था कि वो महीने में 15 से 20 लाख रुपए कमा सकता है। इसलिए जब हड्डी ने इंद्र को मारा तो दूसरी तरफ चूना भी सत्तू भाई को गोली मार देता है, लेकिन वो इतनी आसानी से मरता नहीं। वो उसका गला दबाने लगता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए जोगी वहां आता है, लेकिन सत्तू जोगी को मार डालता है। फिर जब सत्तू चूना को मारने वाला था, पीछे से हड्डी आकर सत्तू को 4 बार गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। वहां एक रेफ्रिजरेटर वैन होता है जिसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज होती है, वो भी बच्चे लोगों की। फिर वहां प्रमोद पहुंच जाता है और उसे अभी भी लगता है कि हड्डी उसके लिए काम कर रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इंद्र और सत्तू मर गए हैं। प्रमोद हड्डी से कहता है कि ये सारी डेड बॉडीज मेडिकल कंपनी को 10 दिन में डिलीवर करना है, जिस पर हड्डी कहता है कि ये काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे बच्चे हैं। प्रमोद उसे पूछता है कि आखिर वो क्यों नहीं करेगा, बच्चे हो या बूढ़े ये तो डेड बॉडीज ही हैं। वैसे भी अगर हड्डी काम करता है तो उसे 60 से 70 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन हड्डी ये काम नहीं करने वाला। प्रमोद उसे पूछता है कि कोई तो है जिसने बाहर में हड्डियों की स्मगलिंग के बारे में खबर फैलाई है और पूछता है कि वो कौन है। जरूर होगा कोई प्यार का अंधा। फिर हड्डी वहां एक बर्निंग चेंबर के अंदर अपने बॉयफ्रेंड इरफान को देखता है, जिसे देखकर वो घबराने लगता है और प्रमोद हड्डी को गोली मार देता है। किसी तरह हड्डी रेंगते हुए आगे बढ़ता है और अपने बॉयफ्रेंड के हड्डियों को उठाकर रोने लगता है। अब कहानी जाती है कुछ महीनों के बाद। जो प्रमोद को चाहिए था वो उसे मिल गया। वो अपने हत्याए हुए जमीन पर हवन कर रहा था, तभी वहां पर किन्नर पहुंच जाती हैं। प्रमोद कहता है उन्हें आने देने के लिए, क्योंकि उनका आना शुभ होता है, लेकिन वो सारी किन्नर अपने साथ हड्डी को भी लेकर आती हैं, जो अभी भी जिंदा है, और वो प्रमोद के गुंडे को पीटने लगती है। और जब वो सारे गुंडे हड्डी को पीट रहे थे तो उसे रेवती अम्मा की सुनाई गई कहानी याद आती है महाभारत की, कि जब ईरावन की बलि दे दी गई थी तब कैसे श्री कृष्ण ने उनका बदला लिया था। इसके बाद हड्डी खड़ी होती है और अपने इरफान के मौत का बदला लेने के लिए उन सभी से लड़ने के बाद वो प्रमोद से लड़ती है और आखिर में वो उसे बिल्कुल वैसे ही कुल्हाड़ी से काट डालती है जैसे प्रमोद ने रेवती अम्मा को मारा था, और प्रमोद को खत्म करके वो अपना बदला पूरा करती है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई हड्डी मूवी यही एंड होती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।